Assalamualaikum all viewers, this is Asad and with this new episode with new guests. आज हमारी जो guest हैं Miss Samar Siddiqui. She is currently working as the head of vendor management and procurement compliance. She has around 17 years corporate experience and she serves in the oil and gas industry. Procurement has a strategic role और स्पेशली जब हम ऑयल एंड गैस की बात करते हैं तो यहाँ पे बाइंग की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो ऑयल एंड गैस में प्रोक्योरमेंट का रोल वैसे ही स्ट्रेटेजिक है, बट यहाँ पे उसकी स्ट्रेटेजिक की जो वैल्यू है और इम्पोर्टेंस है वो कुछ ज्यादा हो जाती है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा इट्स ऑल अबाउट दी कॉन्ट्रैक्ट एंड कंप्लायंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट स्टार्ट डिस्कशन के जी, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड हाउ टू क्रिएट द गुड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कैसे हम लोग क्रिएट करें? अच्छा, मेरे ख्याल में असद, इससे पहले कि हम एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएं, हम पहले एक शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग ले लें कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के दरमियान, जो कि लीगली बाइंडिंग होता है। बेसिकली ये कि अगर हम प्रोक्योरमेंट के तवज्जुद से देखें तो एक बायर है और एक सेलर है। सेलर कोई सर्विस या कोई कमोडिटी बेच रहा है और बायर उसको खरीद रहा है, और उन दोनों की आपस में जो है वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां हैं एक दूसरे की तरफ। ये तो हो गई कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट के कुछ मेन एलिमेंट्स होते हैं। एक तो ऑफर होनी चाहिए, उसमें एक वैलिड ऑफर होनी चाहिए, उस ऑफर को प्रॉपरली एक्सेप्ट करना चाहिए बायर को। उसके अलावा ये कि उसमें कंसिडरेशन का एलिमेंट जरूर होना चाहिए। मुफ्त में वो कमोडिटी ना बिक रही हो, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता। और ये कि लीगल दोनों पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए कि उस एग्रीमेंट को उन्होंने लीगली इन्फोर्स करना है। मैं अगर आपको एक मिसाल दूं, मैंने जिस वक्त मैं एज अ बायर काम कर रही थी, हम एक जर्मन सप्लायर हैं, बहुत बड़े सप्लायर हैं, उनकी हमारी इक्विपमेंट लगी हुई है हमारी प्लांट पे। अच्छा, अब उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे टू प्रोवाइड मेंटेनेंस सर्विसेज उस इक्विपमेंट के लिए। अब उसके लिए उनका इंजीनियर मोबिलाइज होना था जर्मनी से, और उन्होंने आना था हमारे प्लांट पे, 3-4 दिन स्टे करना था, अपना मेंटेनेंस का काम करना था और वापस चले जाना था। और यही हुआ, वो आया और वो चला गया। अब जब वो चला गया उसके बाद उन्होंने इनवॉइस भेजी। इनवॉइस जब हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंची और उन्होंने अपना रिव्यू किया इनवॉइस का, तो वहां से मुझे फोन आ गया। उन्होंने कहा जी ये तो बड़ी अजीब किस्म की इनवॉइस है, इसमें तो वहां से इंजीनियर आया है और उन्होंने 9 दिन के ट्रैवल डेज चार्ज किए हैं। अब एज पर द कॉन्ट्रैक्ट कुछ रेट्स होते हैं कि जब वो इंजीनियर साइट पे पहुंच जाएगा उसके डे रेट्स होते हैं, और उसके अलावा जो वो ट्रैवल करेगा आप तक पहुंचने के लिए, तो ट्रैवल डेज भी कंपनीज चार्ज करती हैं, क्योंकि वो आपकी काम के लिए आ रही हैं तो वो ट्रैवल डे भी चार्ज करेंगे। अब 9 दिन का पहले तो मैंने उनसे इन्वेस्टिगेट किया कि ये 9 दिन भाई आप क्या चांद से आ रहे थे क्या कर रहे थे आप? तो जी पता चला कि जी आपकी जो थी वो बड़ी अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी और हमारा इंजीनियर उस वक्त अवेलेबल भी नहीं था जर्मनी में, तो हमें ब्राजील से बंदे को मोबिलाइज करना पड़ा। और ब्राजील से बंदा पहले जर्मनी गया, वहां उसने डिब्रीफिंग ली आपके वर्क्स के हिसाब से, और वो जो है वो फिर वो डिब्रीफिंग लेके उसने जो 1-2 दिन वहां पे स्पेंड किए, ये डिब्रीफिंग हुई, फिर वो पाकिस्तान आया। उसके बाद वो जो है वो वापस जाने का उसके शायद 2 दिन का ट्रैवल टाइम था, रुकता रुकाता वो इधर उधर से वापस गया। तो ये पूरे के पूरे जस्ट द ट्रैवल डेज के 9 दिन के चार्जेस थे जो कि उन्होंने कंपनी को चार्ज कर दिए थे। एंड ये आई एम टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, क्योंकि एक एक इंजीनियर, मैंने कहा भाई ये तो मतलब कुछ सही नहीं लग रहा। कॉन्ट्रैक्ट को मैंने खोला, उन्होंने कहा नहीं जी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में ट्रैवल डेज का वो दिया हुआ है,
तो कॉन्ट्रैक्ट को जब खोला तो वहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि ट्रैवल डेज मैक्सिमम 3 ट्रैवल डेज कैन बी चार्ज्ड। तो वहां पे कैप लगा हुआ था ट्रैवल डेज पे, और वो मैंने जो है वो फाइनेंस को दिखाया, फाइनेंस ने वेंडर को दिखाया, और वो जो है वो फिर चुप करके बैठ गए। उन्होंने अपना क्लेम वापस ले लिया। तो ये सिर्फ एक मिसाल है इस बात की कि जितना ग्रे एरिया कम होगा, क्योंकि वरना ये अगर ग्रे एरिया रहता कि ट्रैवल डेज विल बी चार्ज्ड और उस पे कोई ट्रैवल डे की कोई हद नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो वो तो 9 के 9 दिन चार्ज हमें कर देते। तो this is just one example of a well written contract. So really good. आपने तो अच्छे define भी कर दिया, and again it's very important. So the last part of this discussion, that is the compliance. Compliance बहुत हम कम देखते हैं procurement में. क्या रोल है compliance का procurement में, और उसका क्या फायदा है, थोड़ा सा उसको elaborate कर दें, बता दें समझा दें। अच्छा, कंप्लायंस का जहां तक ताल्लुक है, अगर हम सिर्फ कंप्लायंस को देखेंगे, कंप्लायंस है क्या, तो बेसिकली ये कि कंप्लायंस विद द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी, विद द इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस, और प्लस जो हमारी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जो हमारे जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट्स होते हैं उनके साथ आपने कितना ज्यादा जो है वो कंप्लाई किया है प्रोसेस को। अब ये कि compliance, if I say that I am very best suited to this role, क्योंकि ये कि मैंने एज अ बायर एक टाइम गुजारा है और मैं पूरे प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है A to Z उससे मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ कि जिस वक्त एक रिक्वायरमेंट आके लैंड करती है प्रोक्योरमेंट की डिपार्टमेंट में, और उसके बाद उसको उसकी हम वेंडर सिलेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद उसका बिडिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद वो बिड्स आती हैं, वैल्यूएट होती हैं, किस तरीके से हम उनको कमर्शियली वैल्यूएट करते हैं, निगोशिएट करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, और इन द एंड एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है। तो कि एक जैसे कंपनीज में एक इंटरनल ऑडिट का सेटअप होता है, तो उसी तरीके से ये एक विद इन द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट एक समझ लें एक इंटरनल ऑडिट, एक इंटरनल असेसमेंट का सेटअप है, जहाँ पे मेरा काम ये है कि मेरे थ्रू कोई भी कंपनी की जो प्रोक्योरमेंट होगी, समझ लें $2 से लेके और $2 मिलियन, $20 मिलियन तक, वो मेरे थ्रू होके जाएगी। अगर मैंने उस पे कोई ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि भाई यहाँ पे ये प्रोसीजर के फलाने क्लॉज नंबर इस सो एंड सो से ये आपने जो है वो इसको किस तरीके से आपने, मुझे यहाँ पे नजर आ रही है वायलेशन, वहीं पे आके जो है वो रुक गया प्रोसेस। प्लस वेंडर मैनेजमेंट भी मेरे पास है, क्योंकि अगर हम सोचें तो जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की बुनियाद होती है वो होती है वेंडर सिलेक्शन से। क्योंकि ये कि अगर आपने शुरुआत में ही अपना पूल ऑफ वेंडर्स जिनके साथ आप टेंडर कर रहे हैं अगर फ्लॉड है, तो आगे आपका पूरा प्रोसेस फ्लॉड है। इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग फॉर एग्जांपल में अगर मैं आपको बताऊं, हम जो हैं वो ट्रेडिशनल टेंडर्स को बिल्कुल डिस्करेज करते हैं, क्योंकि ये कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग होती है, वेंडर आके जो है वो पोर्टल पे लॉग इन करता है, टाइम फिक्स होता है, बिड सबमिशन अगर डेडलाइन गुजर गई बाय द सेकंड सिस्टम आपको ब्लॉक कर देगा, आप बिड नहीं सबमिट करा पाएंगे। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल कि किस तरीके से जो है वो एक आप प्रॉपर प्रोसेस और प्रोसीजर को कंप्लाई कर रहे हैं। इसमें इस काम में कोई दोस्त नहीं है आपका, कोई आपका साथी नहीं है, कोई आपका कुलीग नहीं है। देयर आर टाइम्स जिस वक्त जिसमें जो है मेरे अपने दोस्त हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं इतने अरसे से हूँ वहां पे और मैंने एज अ बायर ही प्रोग्रेस किया है। एक होता है ना कि कोई दूसरे डिपार्टमेंट से बंदा आके बैठ जाए, और एक होता है कि आप उन्हीं लोगों में से प्रोग्रेस करके आगे बढ़ें। प्रोसेस है वो पूरा करना है, जो तुमने जो है डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी है वो पूरी करनी है, चेक्स हैं वो पूरे करने हैं। इसमें जो है ना वो दोस्ती यारी नहीं चलती, ये तो जिंदगी का उसूल है। Thank you so much. Thank you for your time.